हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग इज विजडम में। तो आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर 7, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें डाइवर्सिटी कैसे हुई, ठीक है। तो इसमें डाइवर्सिटी क्या होता है? तो डाइवर्सिटी होता है वेरिएशंस, चेंजिंग। तो इतने सारे वर्ल्ड में एनिमल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या है, अलग है। इच ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या है, एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि हमारे लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। तो ये अलग है, तो हम उनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उनका स्टडी कैसे करेंगे? तो ये स्टडी करना, क्लासिफिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम स्टडी कैसे करेंगे, उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, उसे ग्रुप्स में कैसे बांटेंगे, जिससे हमें उसका स्टडी करने में आसानी हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, टॉपिक होने वाला है। तो इसलिए जो भी नए कैंडिडेट हैं प्लीज़ हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्प्रेड करें, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो इस चैप्टर में डाइवर्सिटी वर्ड है, तो डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं हमने बताया कि डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी करने से पहले कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करना जरूरी होता है। तो ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव इन्वॉल्व ऑन द अर्थ ओवर मिलियन ऑफ ईयर। हमारे अर्थ में मिलियन ईयर अगो बहुत सारे क्या थे, एनिमल्स इन्वॉल्व थे, ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व थे। देयर इज ए वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो ए वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन। तो इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसका जो वेरिएशन है, वैरायटी है, बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा इसकी वैरायटीज़ हैं। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक वाइड रेंज होता है, ठीक है। और ये सारे क्या है, एक दूसरे से क्या है, अलग है। उनमें बहुत सारी चीज़ चेंजेस, उनमें बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं उसमें चेंजेस पाए गए हैं, वेरिएशंस पाए गए हैं, ठीक है। सम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया आर ए फ्यू माइक्रोमीटर्स इन साइज। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो उनकी जो साइज होती है कुछ माइक्रोमीटर्स होती है। कुछ जो होते हैं वेल मछली, यानी कि जो ब्लू वेल होते हैं, ठीक है। और कुछ रेड वुड ट्रीज, एक ट्री का नाम है रेड वुड ट्री, जो कैलिफोर्निया में पाया जाता है, ठीक है, कैलिफोर्निया में। और वेल मछली का जो हाइट होता है वो 30 मीटर होता है, ठीक है। एंड रेड वुड ट्रीज का 100 मीटर होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये लोग साइज में क्या है, डिफर है, यानी इनकी साइज भी अलग है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो वो कुछ माइक्रोमीटर्स होते हैं, वेल मछली की बात करें तो 30 मीटर्स होते हैं, ठीक है। और रेड वुड ट्री की बात करें तो 100 मीटर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब में क्या वेरिएशन से चेंजिंग है। सम pines tree live for thousands of years while insect like mosquitoes died विदाउट ए फ्यू डेज। जैसे कि पाइन ट्री की बात करें तो पाइन ट्री जो होते हैं ना वो 1000 ईयर तक जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर आप इंसेक्ट की बात करें जैसे मॉस्किटो, तो वो फ्यू मिनट में मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स आर कलरफुल एंड इवन ट्रांसपेरेंट एंड सम आर ब्राइटली कलर्ड। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक है, और कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ ब्राइटली कलर के, यानी कुछ चमकीले होते हैं। तो ये सारे क्या है, कैरेक्टर हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। यहाँ इतने सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने जो बताया इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनका स्टडी एक साथ करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, कठिन है। ये इम्पॉसिबल है कि हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स का स्टडी एक साथ करें, ठीक है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इफ़ दे आर अरेंज इनटू डिफरेंट ग्रुप, तो इसे क्या किया गया है, इसे डिफरेंस ग्रुप में बांटा जाए, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज इन कैरेक्टर, देन इट इज easier टू स्टडी द डिफरेंस ग्रुप एज अ होल। तो यहाँ पे हम इसको ग्रुप में कैसे बांटेंगे, उसमें इसकी सिमिलरिटीज को देख के, उसके कैरेक्टर को देख के। जैसे कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अगर समानताएं पाई जाती हैं तो उसे एक ग्रुप में रखा जाएगा, उसके कैरेक्टर अगर एक जैसे पाए जाते हैं उसे एक ग्रुप में रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम अगर इसे ग्रुप में बांटेंगे तो हमें इसका स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाएगा, हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, उसको ग्रुप में नहीं बांटेंगे, तो हम इसका स्टडी नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
द अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन है यानी उसका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया, उसकी सिमिलरिटीज को देख के, उसकी समानताएं, उसकी जो गुण होते हैं, उसके जो कैरेक्टर होते हैं, ये सब को देख करके ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन किया गया। तो यही होता है लिविंग ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो जीवधारी होते हैं उनका वर्गीकरण करना, ताकि हम इसका स्टडी अच्छे से कर पाएं, हमें आसानी हो, इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा कि जरूरी क्यों होता है ये क्लासिफिकेशन करना, लेकिन इस क्लासिफिकेशन को बांटने का क्या आधार है, आखिर ये क्लासिफिकेशन क्यों किया जाए, आखिर कोई तो आधार होगा, कोई तो नीडेड होगी, ठीक है, कोई तो रीजन होगा। तो यहाँ पे रीजन है कि ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव ऑन लैंड, इन वाटर और इन द एयर। देयर इज ए वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ बट मिसलेंडिंग टू। यहाँ पे एक ग्रीक थिंकर, एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम एरिस्टोटल था। उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया किसके अकॉर्डिंग, कुछ ऐसे एनिमल्स जो लैंड में रहते हैं यानी जमीन पे, कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ एयर में रहते हैं। तो इन तीनों जगह पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके आधार पे उन्हें क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया, उसका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो ये जो लाइफ को देखना, इसकी लाइफ को देखना बहुत सिंपल था, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी था। ठीक है, कि इतनी जल्दी इसके लाइफ को, इसके जो लाइफ जो ये जीते हैं, इसकी जो कैरेक्टर हैं, जो इनके हैबिटेट हैं, इनको आधार मान करके जो ग्रीक एरिस्टोटल थे उन्होंने इनका क्लासीफाई किया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठिन थे, लेकिन इनको फिर भी क्लासीफाई किया गया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एनिमल्स डैट लिव इन अ सी, जैसे कि एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सी वाटर में रहते हैं। ठीक है, जैसे उसमें क्या इंक्लूड किया गया, जैसे कोरल्स एक एनिमल्स का नाम है, वेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क, ये सारे क्या है, सी एनिमल्स हैं। ठीक है, और ये कहाँ रहते हैं, सी में रहते हैं। ठीक है, वी कैन इमीडिएटली सी दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन न्यूमरस वे। ये सारे क्या हैं, यहाँ पता क्या चल रहा है कि ये सारे जो एनिमल्स है सी वाटर में रहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से शेप में, कलर में चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट हमने क्या पाया कि ये सारे एनिमल्स वाटर में रहते हैं यानी सी वाटर में, लेकिन इनका कैरेक्टर अलग है, इनका कलर अलग है, इनका शेप अलग है, लेकिन जो हैबिटेट है यानी जहाँ रहते हैं वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो इन फैक्ट देयर हैबिटेट इज द ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन, यानी इनका जो रहने का जगह है वो कॉमन है, बाकी लेकिन हर चीज कैरेक्टर अलग है, हमने यहाँ पाया। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखिए यहाँ पे आखिर ये बेसिक यानी ये जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का जो आधार बनाया गया, तो आखिर कुछ तो पॉइंट्स होंगे, उसके आधार पे क्या किया गया, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। तो क्या कैरेक्टर इन्वॉल्व है, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर को मतलब बांटा गया उसके ग्रुप के आधार पे, जैसे कि सबसे पहले सेल के आधार पे बांटा गया, जैसे कि सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक होंगे वो एक ग्रुप में आएंगे, जो यूकैरियोट्स होंगे वो एक ग्रुप में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे है कि जो सेल होते हैं क्या ये ग्रुप में वर्क करते हैं, क्या ये एक साथ मिल के काम करते हैं, या ये अकेले रहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। मान लीजिए कि कोई सिंगल सेल है तो सिंगल सेल वाले अलग ग्रुप में रहेंगे और जो मल्टी सेलुलर है वो अलग ग्रुप में रहेंगे। कुछ जैसे एनिमल्स, कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना क्या करते हैं, खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिजम्स में लाइक ये एनिमल्स, तो एनिमल क्या करते हैं, वो खाना तो बनाते नहीं है, लेकिन उन्हें क्या होता है, वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, एनिमल्स लाइक वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, तभी उनको क्या होता है, फूड ऑब्टेन होता है, तो इनको अलग ग्रुप में बांटा गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज जो कैरेक्टर हैं, तो ये जो प्लांट्स और ये एनिमल है यानी दो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल, तो इनके इन दोनों के बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं अलग है। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी का जो साइज सब चीज़ अलग होगा। जो एनिमल्स होंगे वो किसी पर डिपेंड होते हैं तो उनके बॉडी का साइज अलग होगा, उनकी डिज़ाइन अलग होगी। ठीक है, तो ये सब को आधार मानते हुए क्या किया गया, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, मान लीजिए कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर सेम है तो उसे एक ग्रुप में रखा गया,
किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर मान लीजिए अलग है तो उसे अलग ग्रुप में रखा गया, ठीक है। तो इनके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो बॉडी में कहीं ना कहीं ऑर्गन होंगे, वो ऑर्गन फंक्शन करेंगे, तो किस वे में फंक्शन करेंगे, तो ये सारी चीज को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सपोज डैट कि मान लीजिए कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बॉडी में मान लीजिए ऑर्गन है लेकिन वो सही से डेवलप नहीं किए गए हैं, तो उसे एक ग्रुप में रखा गया, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर तो प्लांट्स में होते हैं और जो एनिमल्स में होते हैं, तो ये सब कैरेक्टर को देख के, उसके बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन को देख करके इनका क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, ओन फूड बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, लाइक हेटेरोट्रॉप्स। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो यहाँ पे अब क्लासिफिकेशन हुआ, उसके बाद इसका इवोल्यूशन हुआ। क्लासिफिकेशन के साथ साथ इवोल्यूशन मतलब विकास होना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहले के जो एनिमल्स थे, अब के जो एनिमल्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेवलप किए, ठीक है। डेवलप किए तो उनके बॉडी का जो डिज़ाइन हुआ वो चेंज हुआ, बॉडी का डिज़ाइन चेंज हुआ तो उनका कैरेक्टर चेंज हुआ, ठीक है। जैसे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना, पहचानने के लिए क्या किया गया, उसकी कैटेगरीज को बांटा गया ताकि हम उसको सही से पहचान पाएँ, ठीक है। तो उसके बॉडी के डिजाइन के आधार पर बांटा गया, उसके फंक्शन के आधार पर बांटा गया। कुछ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंजिंग इन बॉडी डिजाइन देन अदर्स, देयर इज अ रोल ऑफ टाइम इन द एज वेल। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी का डिजाइन तो चेंज हुआ, लेकिन उस पर टाइम जो समय होता है उनका भी सबसे बड़ा रोल था। टाइम टू टाइम इवोल्यूशन होते गया, जो पीछे थे, जो बैक थे, ठीक है, जो क्या थे, एंशियंट थे, अब वो आज मॉडर्न में हुए। तो एंशियंट और मॉडर्न, तो ये चेंजिंग हो रहा है, यानी कि पिछला जो पुराना था वो नया हो रहा है, यानी उसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं नहीं पुराने वाले जो एनिमल्स थे, जो नए एनिमल्स हैं, तो पुराने वाले एनिमल्स का बॉडी का डिज़ाइन और जो नए वाले एनिमल्स का बॉडी का डिज़ाइन, कहीं ना कहीं दोनों में बहुत अंतर होंगे, ठीक है। तो एनिमल्स के बॉडी का जो एग्जिस्टेंट होता है, जो उसका अस्तित्व होता है, जैसे कि बॉडी का शेप होता है, ठीक है, उसकी डिज़ाइन होती है, उसका फंक्शन होता है, तो ये सब क्या आधार माना गया, उसका बेसिस माना गया, ठीक है। जैसे कि इन अदर वर्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक दैट कैम into existence earlier are likely to be more basic than characteristic than have come into existence later। जो पहले के एनिमल्स थे, ठीक है, जो पुराने एनिमल्स थे, उनके बॉडी का जो डिज़ाइन शेप था, अब वो आगे बढ़े, लेकिन एग्जिस्टेंट के रूप में हम माने, उसके अस्तित्व के रूप में माने, उसके मूल के रूप में माने, फंक्शन के रूप में माने, तो वो पुराना ही होगा, यानी उसके जो कैरेक्टर है वो पुराने से ही नए में चेंज हुआ। तो हम क्या आधार मान सकते हैं, मूल आधार, कि जो भी एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कैरेक्टर होता है वो पुराने से नए में ही चेंज होता है, तो पुराना कोई हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। सपोज डैट कि मान लीजिए आप घर बना रहे हो, आप पत्थर की दीवार बना रहे हो, तो आपको पत्थर का दीवार बनाने के लिए पत्थर को तोड़ना पड़ेगा, उसका शेप बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दीवार खड़े कर देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाली जो दीवार है वो नीचे को बनाए रखे, नीचे वाले लेवल को बनाए रखे, लेकिन आपको ये जानना है जब तक आप नीचे सही नहीं रखोगे तो वो ऊपर का लेवल सही नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी तुलना करते हैं कि जो प्रिमिटिव होंगे, जो पुराने होंगे, उसी से वो अस्तित्व में होंगे, तभी वो नए में इवोल्यूशन होगा उनका, वो डेवलप करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट है जैसे कि दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो क्लासिफिकेशन है यानी वर्गीकरण है, इवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, यानी इवोल्यूशन से क्लासिफिकेशन का बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है, ठीक है। क्योंकि क्लासिफिकेशन हमने क्या बताया, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, तो वर्गीकरण यानी उसमें क्यों बांटा गया, जैसे जैसे एनिमल्स का इवोल्यूशन होते गया, उसके कैरेक्टर चेंज होते गए, तो वैसे ही उनको ग्रुप में बांटा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप मतलब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हुआ तो ग्रुप बटा तो सब ग्रुप बटे, ठीक है। Most life form that we see today have arisen by an accumulation of changes in the body design that allow the organisms processing them to survive better। तो क्या हुआ, पहले के जो कैरेक्टर थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, अब के जो कैरेक्टर हैं, उनके बॉडी का डिज़ाइन जो है, अब का जो है
पहले की तुलना में अब के एनिमल्स ज़्यादा उसकी जो सर्वाइविंग पावर होती है वो ज़्यादा बेटर है। पहले क्या होता था, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता था एनिमल्स में, जो क्योंकि एनिमल्स अगर जंगल में रहते थे तो वहाँ पे क्या होता था, एक दूसरे से वो स्ट्रगल करते थे। लेकिन अभी का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइम, बहुत चेंजिंग हो गया। एनिमल्स, एक ही एनिमल्स के बहुत सारे स्पीसीज बनते गए, ठीक है, तो उसे एक कैटेगरीज में रखा गया। जैसे कि चार्ल्स डार्विन, ये चार्ल्स डार्विन जो थे एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो डार्विन जो है ना वो इवोल्यूशन को डिस्क्राइब किए थे, यानी इवोल्यूशन के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने एक बुक लिखा था 1859 में, जिन बुक का नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज का ओरिजिन क्या है, आखिर स्पीसीज आए कहाँ से, ठीक है। When we connect this idea of evolution of classification, we will find some groups of organisms which have ancient body design that have not changed very much. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एनिमल्स का जब इवोल्यूशन होता है तो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये फाइंड होता है कि ऑर्गेनिजम्स को किस ग्रुप में रखा जाए। हमें ये जो एंशियंट एनिमल्स हैं, जो पुराने एनिमल्स हैं, उसको एक ग्रुप में रखा जाए, जो मॉडर्न के एनिमल उसे एक ग्रुप में रखा जाए। तो पुराने वाले होंगे, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एंशियंट है, उनका बॉडी डिजाइन बहुत पुराना है लेकिन वो उनका इवोल्यूशन ही नहीं हुआ। अब कुछ का होता है कि वो डेवलप कर जाते हैं, यानी वो मॉडर्न में डेवलप कर जाते हैं, और कुछ जो होते हैं उनका बॉडी डिजाइन डेवलप करता ही नहीं है, उनके बॉडी डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो उनको एक ग्रुप में रखा गया, तो वो लोअर कैटेगरीज के कहलाएंगे। जैसे कि चार्ल्स डार्विन का ये इमेज है, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव इन्वॉल्व फ्रॉम द अर्लियर सिंपल फॉर्म ड्यू टू द चेंजिंग इन देयर बॉडी डिजाइंस आर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। जैसे कि अब के टाइम यानी कि मॉडर्न टाइम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कॉम्प्लेक्स पाए गए। क्योंकि पुराने यानी मिलियन ऑफ ईयर जो एनिमल्स थे उनके बॉडी डिजाइन में क्या होते गए, धीरे धीरे चेंजेस होते गया, उसमें इवोल्यूशन होते गए, और धीरे धीरे इवोल्यूशन होने के साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स बन गए, यानी उनके कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आते गया। उनका जो कैरेक्टर था, पुराना कैरेक्टर, वो नया में चेंज हो गया। जब कैरेक्टर चेंज होगा तो उनकी हैबिटेट चेंज होगी, उनकी आदतें चेंज होंगी, ठीक है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज होगा। द बॉडी डिजाइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रेजुअली चेंजिंग ड्यू टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड द नीड टू अडेप्ट देमसेल्फ टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। यहाँ पे अडेप्ट, जैसे कि बॉडी डिजाइन एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए आप डिजर्ट एरिया के एनिमल्स देखते हो और पोलर रीजन के एनिमल्स देखते हो, तो पोलर रीजन और डिजर्ट, तो कहीं ना कहीं इन दोनों जगह जो एनिमल्स होंगे इनकी बॉडी के डिज़ाइन में बहुत अंतर पाए जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए डिजर्ट एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं वो वहाँ के लिए एडप्ट है, तो उनका कैरेक्टर अलग होगा, उनका बॉडी डिजाइन अलग होगा। लेकिन जो अगर पोलर रीजन में रहेंगे तो उनके बॉडी का डिजाइन, उनका कैरेक्टर अलग होगा, क्योंकि वो पोलर एरिया में रहने के लिए एडप्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे एनिमल्स में चेंजिंग आते गए। तो इन्वायरमेंट, ये जो वातावरण है, ये भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं एनिमल्स को एडप्ट करवाने में, ठीक है, उसकी अनुकूलन क्षमता बढ़ाने में। Some groups of an organisms having ancient body design have not changed much during evolution and have simple forms and structure. These organisms are called primitive or lower organisms. कुछ ऐसे organisms हैं इनका बॉडी जो एंशियंट है, बहुत पुराना है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। अभी अभी हमने बताया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी डिजाइन चेंज हो जाता है, यानी वो इवोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, मतलब उसमें चेंजिंग आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं होता है, वो एंशियंट यानी पुराने ही हैं, इवोल्यूशन होते हुए भी उनमें कोई चेंजेस नहीं आया, तो वो बहुत सिंपल फॉर्म्स में रहे, उनके स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल हो गए, ठीक है। तो उसे किस ग्रुप में रखा गया, उसे प्रिमिटिव ग्रुप में रखा गया, यानी बहुत पुराना, लोअर ऑर्गेनिजम्स कहलाने लगे वो, क्योंकि वो आगे बढ़े नहीं, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो डेवलप नहीं किए, तो इसलिए लोअर कहलाने लगे। लेकिन सम ऑर्गेनिजम्स हैव एक्वायर्ड देयर बॉडी डिजाइंस रिलेटिवली recently and have complex form and structure. These organisms are called advanced और higher organisms. लेकिन कुछ organisms जो हैं वो उनमें इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, रिसेंटली उसमें चेंजेस आते गए, उनके बॉडी डिजाइन में चेंजेस आते गए,
तो उनके बॉडी डिजाइन में चेंजेस होगा तो उसके स्ट्रक्चर चेंज होंगे, उसके हैबिटेट चेंज होंगे, उसका कैरेक्टर चेंज होगा। ठीक है, तो उसे किस ग्रुप में रखा गया? उसे एडवांस कहा गया या हायर ऑर्गेनिजम्स कहा गया। ठीक है, तो समझ गए होंगे स्टूडेंट आप। नेक्स्ट अब आता है एक टर्म बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है ये भी बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन में हेल्पफुल है। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी का, इसको सबसे पहले वेल्टर जी रोजन ने 1986 में क्वाइन किया था, इनके बारे में बताया था। तो वर्ड बायोडाइवर्सिटीज जो होते हैं ऑरिजिनेट होते हैं ग्रीक वर्ड से, बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, एंड लैटिन वर्ड डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटीज मीनिंग वैरायटी या डिफरेंसेस। हमने क्या बताया? डिफरेंसेस, चेंजेस, डिफरेंस होना, अलग होना, वैरायटी। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमारे वर्ल्ड में वैरायटीज हैं और वो सारे वैरायटीज अलग अलग हैं, क्योंकि इतने सारे वैरायटीज को हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इसी वैरायटीज को आसान बनाने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, ताकि उसको ग्रुप में बांटा गया और उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उसका स्टडी कर पाएँ। ठीक है, द होल वर्ड बायोडाइवर्सिटी जनरली देयरफॉर मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की जो वैरायटी होती है बायोडाइवर्सिटी, इसका होल वर्ड अगर मीनिंग कहा जाए तो वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ। इट इज अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। क्योंकि इकोसिस्टम जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र होती है, इकोसिस्टम होती है, तो हर इकोसिस्टम की अलग अलग वैरायटीज होती है। जैसे कि जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं उनके कैरेक्टर अलग है, जो लैंड में रहते हैं उनका कैरेक्टर अलग है, जो एयर में रहते हैं उनका कैरेक्टर अलग है। यानी ये तीनों का जो इकोसिस्टम है उनमें वैरायटीज पाई गई है और तीनों इकोसिस्टम के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें चेंजेस पाए जाते हैं, उनकी वैरायटीज पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप। अब हायरार्की लेवल क्या है? हायरार्की क्या है? क्लासिफिकेशन ग्रुप का जो हायरार्की होता है वो होता क्या है? इसमें होता है कि कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे, कुछ वैज्ञानिक जो थे, जैसे कि अर्नेस्ट हैकेल एंड रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल हूज, ये तीनों जो ये थे बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई किया। ठीक है, एक ब्रॉड कैटेगरीज में, और उस ब्रॉड कैटेगरीज का नाम क्या दिया? किंगडम्स। ठीक है, किंगडम्स यानी साम्राज्य। अगर हम अपने वर्ड में कहें तो उसे हम साम्राज्य कहेंगे, किंगडम्स। तो उसको एक नाम दिया गया, एक कैटेगरीज बटा गया। ठीक है, किंगडम्स। द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज्ड हैज 5 किंगडम्स। तो इन तीनों में से एक साइंटिस्ट जैसे विटेकर ने क्या किया कि इस किंगडम्स को 5 किंगडम में बांट दिया। एक मोनेरा किंगडम, सेकंड प्रोटिस्टा किंगडम, थर्ड फंजाई किंगडम, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया किंगडम एंड इज वाइडली यूज। ये सारे किंगडम का अपना एक क्या है? अपना एक कैरेक्टर है। इसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स आते हैं। ठीक है, these groups are formed on the basis of their cell structure, mode of source of nutrition and body organization. अब ये विटेकर ने इस 5 किंगडम को बांटा, तो किस आधार पे बांटा? सेल के आधार पे बांटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे बांटा और उसके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे बांटा। यानी इस 5 किंगडम में जो भी एनिमल्स आएंगे उनका क्या होगा? स्ट्रक्चर अलग होगा, यानी सेल स्ट्रक्चर अलग होगा, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होगा और उनका बॉडी का डिजाइन अलग होगा। दैट्स क्लियर? Now next, the modification was introduced by dividing the Monera into Archaeobacteria and Eubacteria is also in use. तो इन्हीं तीनों में से एक वैज्ञानिक जो कार्ल ऊज थे, उन्होंने क्या किया? मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मोनेरा को एक आर्कियोबैक्टीरिया, एक यूबैक्टीरिया, यानी मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल एट गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। तो फिर क्या किया? इस क्लासिफिकेशन को सब ग्रुप में बांट दिया गया। क्लासिफिकेशन किया गया, उसके बाद क्या किया? क्लासिफिकेशन को सब ग्रुप, यानी उसके नीचे वाला ग्रुप सब ग्रुप कहलाता है, तो उसको एक लेवल के अकॉर्डिंग बांटा गया। जो लेवल क्या है? जैसे किंगडम हुआ। ठीक है, किंगडम के बाद क्या आया? फाइलम। ठीक है, तो फाइलम में क्या होगा? 2 तरह के होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक होंगे एनिमल्स, एक होंगे प्लांट। अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें तो उसे हम फाइलम में बोलेंगे, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसे डिवीजन में बोलेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि किंगडम के बाद फाइलम होगा। तो फाइलम में एनिमल आएंगे, तो एनिमल में किस टाइप के एनिमल आएंगे? उसका नाम होगा
अब वो एनिमल किस क्लास से आएंगे, क्लास, वो एनिमल्स किस फैमिली से आएंगे, ठीक है, वो एनिमल्स किस जीनस के होंगे, उनका स्पीसीज क्या होगा। ये तो हुई एनिमल्स की बात। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे उसका डिवीजन लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे ये प्लांट्स, जो कोई भी प्लांट्स का नाम लिख देंगे, अब उसका डिवीजन क्या है, ठीक है, प्लांट्स का नाम है, अब वो प्लांट्स किस क्लास से आएंगे, कुछ फैमिली से आएंगे, कुछ जीनस से आएंगे, उसका स्पीसीज क्या होगा। तो यही इसका स्कीम है, इसका लेवल है, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन के बाद सब ग्रुप बांटा गया, यही इसका लेवल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम किंगडम की बात करें, किस किंगडम की, एनिमल्स किंगडम की। किंगडम में दो चीज बटा हुआ है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। यानी प्लांट किंगडम में वर्ल्ड की जितने प्लांट्स होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, एनिमल किंगडम वर्ल्ड के जितने एनिमल्स होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। तो किंगडम में मान लीजिए हम एनिमल दे देते हैं, तो उसका फाइलम क्या होगा, कॉर्डेट्स होगा, क्लास क्या होगा, मैमल्स होगा, ऑर्डर क्या होगा, प्रिमिटिव्स होगा, ठीक है, प्राइमेट्स होगा, फैमिली क्या होगा, होमोनिड्स होगा, जीनस होमो, एंड स्पीसीज होमो सेपियंस। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कैरेक्टर है आप इसे हायर क्लास में स्टडी करेंगे, बस आपको इतना ही जानना है। तो यही क्लासिफिकेशन का लेवल हायरार्की लेवल कहलाता है। ये लेवल बटा हुआ है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये एक लेवल है। तो सबसे फर्स्ट में क्या है, किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। तो ये हायरार्की लेवल है, इसी को हम हायरार्की लेवल कहते हैं, ठीक है। और यही जो सब ग्रुप बटा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हुआ है। Then next, by arranging organisms on the basis of hierarchy of characteristic into smaller and smaller groups, we arrived at the basic unit of classification, which is say species, which is a species. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया गया हायरार्की लेवल के अकॉर्डिंग, अभी अभी हमने बताया, तो इसमें छोटे से छोटे ग्रुप को रखा गया और ये छोटा से छोटा ग्रुप एक यूनिट कहलाया। तो ये बेसिक यूनिट क्या कहलाया क्लासिफिकेशन का, स्पीसीज। यानी स्पीसीज एक बेसिक यूनिट है किसका, क्लासिफिकेशन का। तो ये स्पीसीज होता क्या है, तो ए स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट्स क्लियर। ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर ऑल द सेम एंड दैट कैन ब्रीड टुगेदर। अब देखिए किसी भी एनिमल्स का एक ग्रुप है, एक प्लांट का एक ग्रुप है, ठीक है, दोनों ग्रुप है, ऑल द सेम, क्या है, दोनों सेम है, प्लांट्स सेम है, एनिमल्स सेम है, लेकिन वो क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे एक दूसरे के साथ, जन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। मान लीजिए प्लांट का एक ग्रुप है, तो प्लांट के साथ ब्रीड करेंगे एंड एनिमल्स के साथ ब्रीड करेंगे। तो जब ब्रीड करेंगे तो रिप्रोडक्शन होगा तो नए ऑफ स्प्रिंग होंगे, जब नए ऑफ स्प्रिंग होंगे तो उसकी स्पीसीज भी अलग होगी। तो इसीलिए होता है क्लासिफिकेशन में हम बेसिक यूनिट स्पीसीज को मानते हैं, ठीक है। स्पीसीज से ही पता लगता है कि वो किस क्लासिफिकेशन का है। मान लीजिए कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स की स्पीसीज, मान लीजिए दो एनिमल्स का नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन नाम दोनों का अलग है, ठीक है। तो क्या होगा, हम उसको एक स्पीसीज में रख देंगे। तो ऐसे ही होता है क्लासिफिकेशन में। देन नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम्स ऑफ विटेकर आर एस फॉलो। अब ये पांचों किंगडम का जो कैरेक्टर है, अब इसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगी, फोर है प्लांटियन, फाइव है एनिमिलिया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मोनेरा क्या है, इसमें कौन से क्या की चीज़ आते हैं। तो यहाँ पे कुछ किंगडम के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं 5 किंगडम के। जैसे यहाँ पे है ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स में लाइक प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर आते हैं और यूनिसेलुलर में क्या है, मोनेरा है। यूकैरियोट्स में क्या है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा है, मल्टीसेलुलर में फिर डिवाइड किया गया है विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, ठीक है। तो विथ सेल वॉल में फिर डिवाइड किया गया है डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फंजाई कहलाए। प्लांटी में क्या होगा, वो एबल है, उनकी क्षमता होती है फोटोसिंथेसिस करने की, प्लांटी की, तभी वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब एक है विदाउट सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते, वो से एनिमिलिया ग्रुप में रखा गया। तो इस हम लोग कैरेक्टर के थ्रू पढ़ेंगे अब डिटेल से। फर्स्ट है मोनेरा, दे आर मोस्टली प्रोकैरियोटिक। मोनेरा में जो भी एनिमल्स आए वो मोस्टली क्या कहलाए, प्रोकैरियोट्स कहलाए, ठीक है।
यूनिसेलुलर, डू नॉट हैव ए डेफिनेट न्यूक्लियस। वो यूनिसेलुलर उस टाइप के एनिमल्स पाए गए, उसमें प्रोकैरियोटिक एनिमल्स पाए गए, और इसमें कोई भी वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं पाया गया। मे और मे नॉट हैव सेल वॉल, सेल वॉल पाए भी गए, कुछ में नहीं भी पाए गए। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मोनेरा ग्रुप में आते हैं, उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक भी पाए गए और हेटरोट्रॉपिक भी पाए गए, दोनों पाए गए। यानी आपको ये याद रखना है कि मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर के होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, और उनका जो न्यूक्लियस होगा वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, ठीक है। और उनमें सेल वॉल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है या हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म। जस्ट लाइक यहाँ सारे फिगर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर दिए गए हैं, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये है माइकोप्लाज्म, ये है साइनोबैक्टीरिया, ये है माइकोप्लाज्म, ठीक है। ये सारे फिगर दिए गए हैं, यानी ये सारे मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए मोनेरा में यहाँ बैक्टीरिया दिया गया है, एनाबेना, तो ये दोनों क्या है, मोनेरा ग्रुप के एग्जाम्पल है। मोनेरा ग्रुप में जो मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, ये बैक्टीरिया और एनाबेना, ये क्या है, इनके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा ग्रुप। फर्स्ट हमने पढ़ा मोनेरा ग्रुप, ठीक है। अब सेकंड है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा ग्रुप में जो एनिमल्स पाए गए वो वो यूकैरियोटिक पाए गए, यूनिसेलुलर पाए गए, मोस्टली एक्वेटिक, यानी जो वाटर में रहने वाले हैं। सम हैव सीलिया और फ्लेजिला which have them in moving, and the mode of nutrition may be autotrophs and heterotropic। यानी प्रोटिस्टा ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स पाए गए वो यूकैरियोटिक कैरेक्टर के हुए, उनमें यूनिसेलुलर उनका बॉडी डिजाइन हुआ, वो मोस्टली एक्वेटिक हुए यानी पानी में रहने वाले पाए गए, और उनके बॉडी में सीलिया पाया गया, फ्लेजिला पाया गया। और ये सीलिया फ्लेजिला क्या किया, इनको मूविंग करने में हेल्प करता था, ठीक है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है या हेटरोट्रॉफ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोन्स, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सारे प्रोटिस्टा किसके ग्रुप में आए, ठीक है। जैसे कि ये एल्गी के फोटो हैं, डायटम्स के, प्रोटोजोन्स। तो लाइक प्रोटोजोन्स में क्या क्या आते हैं, पैरामेसियम आता है, अमीबा आता है, ये आप इससे परिचित हैं, ठीक है। ये प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं। यूग्लिना, देखिए ये है फ्लेजिला, ये जो फ्लेजिला लंबा जैसे दिख रहा है आपको, फ्लेजिलम लॉन्ग, ये से मूव कराते हैं पानी में, ठीक है। नेक्स्ट है फंगी। अब फंगी में जो एनिमल्स आए गए उनका क्या कैरेक्टर है, दे आर यूकैरियोटिक। फंजाई के क्या होते हैं कैरेक्टर, ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, या मल्टीसेलुलर भी कभी कभी होते हैं। उसके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसे बांटा गया है, ये मल्टी भी हो सकते हैं या यूनि भी हो सकते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके बॉडी में क्लोरोफिल नहीं पाया गया। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो फंजाई कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ना ही ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, ठीक है। एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर हेटरोट्रॉफ, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनके बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। जब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ होगा, यानी ये किसी पे डिपेंड होंगे, ठीक है। दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज फूड, एज सो आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ्स। ये फूड को लेने के लिए ये सड़े गले चीज पे क्या होते हैं, पनपते हैं। इनका हैबिटेट क्या होता है, किसी भी सड़े हुए चीज, ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ा हुआ है, इसमें क्या होंगे, ये खुद पैदा हो जाएंगे, ठीक है, जो सेप्टोट्रॉफ्स कहलाता है, सड़ा हुआ चीज, ठीक है। सम ऑफ देम लिव इन एसोसिएशन विथ वेल्गी, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो क्या करते हैं, एसोसिएशन, जो रिलेशनशिप में रहते हैं, किसके साथ, एल्गी के साथ। कैसे, क्योंकि अभी भी हम बताया कि जो एल्गी था, हमने प्रोटिस्टा ग्रुप में बताया, जो एल्गी है, एल्गी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, एल्गी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन फंजाई जो होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि फंजाई अगर एल्गी के साथ रिलेशन बना कर रखेंगे तो एल्गी से उससे क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। तो ये उससे क्या करेंगे, उससे न्यूट्रिशन लेंगे उस एल्गी से, और दोनों रिलेशनशिप बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, रिलेशनशिप बनाने के बाद लिचेंस बनाएंगे, और ये लिचेंस पेड़ का जो बार्क होता है, छाल होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये ईस्ट है, एग्रिकस है, लिचेंस हैं, पेनिलिशियम है, एस्परजिलस है, ये सारे फंजाई हैं, ठीक है। तो ये सारे
का कैरेक्टर ये सेम है जो हमने बताया, यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है। देखिए ये क्या है, देखिए ये वाले एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एग्रिकस, यानी ये जो होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ होता है, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्लांटी एंड एनिमिलिया। फोर्थ है प्लांटी। तो प्लांटी मतलब प्लांट, एनिमिलिया मतलब एनिमल्स। तो प्लांटी में क्या होगा, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैविंग सेल वॉल। तो प्लांटी का जो करेक्टर क्या पाया गया कि इसमें क्या किए हुए, ये मल्टी सेलुलर पाए गए। जितने भी प्लांटी ग्रुप के यानी कि प्लांट के जो ग्रुप हैं, जो पौधे के ग्रुप हैं, उसमें मल्टी सेलुलर पाया गया, यूकैरियोटिक पाया गया और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट थे। ठीक है, दे यूज क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लोरोफिल का यूज करते थे क्या करने के लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ऑल प्लांट्स आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप। जितने भी प्लांट्स है वर्ल्ड में इस प्लांटी ग्रुप में इंक्लूड है। ठीक है, दे आर डिवाइड इनटू 5 ग्रुप्स। अब इस प्लांटी को 5 ग्रुप में बांटा गया। ठीक है, तो 5 ग्रुप क्या है, एक है थैलोफाइटा, सेकेंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेट्रोफाइटा, 5th है जिम्नोस्पर्म, 5th है एंजियोस्पर्म। ये इसके 5 ग्रुप हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एनिमिलिया। एनिमिलिया के अंदर क्या दिया गया, एनिमल्स, यानी वर्ल्ड के जितने भी एनिमल्स हैं उसे एनिमिलिया के अंदर इंक्लूड किया गया। दे इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विदाउट क्लोरोफिल एंड सेल वॉल। तो इनका जो इनके कैरेक्टर क्या हुआ, एनिमिलिया का कैरेक्टर हुआ कि ये मल्टीसेलुलर हुए, यूकैरियोट्स हुए, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट था और सेल वॉल भी एब्सेंट था। दे आर हेटरोट्रॉप्स। और ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, हेटरोट्रॉप्स, यानी ये किसी पर डिपेंड थे, अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे। ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स। अब इसी एनिमिलिया को 10 ग्रुप में बांटा गया। फर्स्ट पॉरीफेरा, सेकेंड सिडेंट्रेटा, थर्ड प्लेटीहेलमिन्थेस, फोर्थ नेमेटोडा, फिफ्थ एनिलिडा, 6 आर्थ्रोपोडा, 7 मोलस्का, 8 इखाइनोडर्मेटा, 9 प्रोटोकॉर्डेटा एंड नेक्स्ट वर्टिब्रेटा। ये 10 ग्रुप एनिमिलिया के जो हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरी देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे प्लांटी ग्रुप एंड एनिमिलिया ग्रुप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।